तब यहाँ कोकोशिबो फिर से अपने भाई को याद करने लगता है। योरिची, जब भी तुम स्माइल करते थे तब मुझे बहुत ज्यादा अजीब महसूस होता था। जब हमने अपने सक्सेसर्स के बारे में बात की थी तब तुम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। मैं बहुत ज्यादा प्राउड महसूस कर रहा था कि हमारी जनरेशन एक स्पेशल जनरेशन है। पर उसके बाद जब तुम स्माइल किए तब मुझे इरिटेशन होने लगी और मेरा पूरा का पूरा मन खराब हो गया। आखिरकार उस टाइम तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही थी? इस बंदे को मैंने 2 हिस्सों में काट दिया है पर ये फिर भी अपने ब्लेड को छोड़ नहीं रहा है। और दूसरा तो ह्यूमन होने के बावजूद ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। एक तो इतना ज्यादा ब्लड बहने के बावजूद भी नहीं मर रहा और ये चौथा बंदा तो डीमंस की तरह ग्रो कर रहा है और अपनी लिमिट्स को सरपास करता ही जा रहा है। ये लोग तो सन ब्रीथिंग का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते पर फिर भी इनकी तलवारें रेड निचिंग स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो रही हैं। आखिरकार इस फ्यूचर को देखकर क्या ही मजा आ रहा है। मुझे तो हारने के डर से ही बहुत गुस्सा आ रहा है, तो इसलिए मैं फिर से नहीं हारूंगा, चाहे मेरा सिर ही क्यों ना कट जाए। तब कोकोशिबो अपनी ब्लीडिंग को रोक लेता है और गियोमे सनामी को कोकोशिबो के ऊपर कंटिन्यूसली हमला करने के लिए कहता है ताकि वो लोग उसे मार सके और म्यूचिरो और गैन्या का बलिदान बेकार ना जाए। तब वो दोनों ही अपनी अपनी ब्रीथिंग टेक्निक से कोकोशिबो पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और कोकोशिबो म्यूचिरो के हाथ को काटकर उसकी तलवार और गैन्या की ब्लड डीमन आर्ट को अपने हाथों से बाहर निकालने लगता है। मैं इतनी जल्दी नहीं हार सकता। अगर मैंने इन दोनों चीजों को बाहर निकाल लिया तो मैं दोबारा से रीजनरेट कर पाऊंगा। वो दोनों मर चुके हैं तो इसलिए बहुत जल्द इनकी टेक्निक्स भी गायब हो जाएंगी और उसके बाद मैं सर कटने के बावजूद डेथ पर जीत हासिल कर लूंगा। तब गियोमे और सनामी फिर से कोकोशिबो पर हमला कर देते हैं पर कोकोशिबो अपने सिर को रीजनरेट करने में कामयाब हो जाता है और अपनी रियल मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर सनामी हैरान हो जाता है। पर गियोमे उसे फिर भी कोकोशिबो पर हमला करने के लिए कहता है। मैंने आखिरकार अपना सिर दोबारा से रीजनरेट कर ही लिया, तो इसलिए अब चाहे ये लोग मुझ पर जितने मर्जी हमले कर लें पर मैं फिर भी नहीं हारूंगा। तब कोकोशिबो सनामी की तलवार के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन देखता है। आखिरकार ये किस तरह की अगली फॉर्म है? तब कोकोशिबो को फिर से योरिची याद आने लगता है जिसने कोकोशिबो से वादा किया होता है कि अगर कोकोशिबो कंट्री का सबसे ताकतवर समुराय बनेगा तो योरिची भी कंट्री का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट समुराय बनेगा। क्या ये एक समुराई की फॉर्म है? क्या मैं सच में हमेशा से ऐसा ही बनना चाहता था? तब हम देखते हैं जहाँ पर म्यूचिरो ने हमला किया होता है वहाँ से कोकोशिबो की बॉडी अभी भी रीजनरेट नहीं कर पा रही होती और गियोमे और सनामी फिर से हमला करके कोकोशिबो का सिर उड़ा देते हैं और कोकोशिबो चाहकर भी अपनी ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता। मैं अभी हार नहीं मान सकता। अगर मैंने इस तरह हार मान ली तो मैं अपनी लाइफ पर शर्मिंदा हो जाऊंगा। क्या मैं इसीलिए 100 सालों तक जिया था? क्या मैं सच में मरने के डर से एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया? क्या मैं सच में इतना ताकतवर बनना चाहता था जिस वजह से मैंने उन सभी ह्यूमंस को खा लिया? पर ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मैं तो असल में यूरिची की तरह बनना चाहता था। जो लोग दूसरों से जलन फील नहीं करते हैं वो तो बस लकी होते हैं क्योंकि वो लोग ऐसे किसी से नहीं मिले होते हैं जिसे गॉड्स बहुत ज्यादा प्यार करते होते हैं। हम लोग ट्विंस थे जिस वजह से इस चीज को अनलकी माना जाता था क्योंकि इससे सक्सेसर के टाइम पर प्रॉब्लम आ सकती थी। मेरा भाई योरिची एक बेकार से बर्थ मार्क के साथ पैदा हुआ था जिस वजह से मेरे फादर ने उसे मारने का हुक्म दे दिया पर मेरी माँ ने इसके लिए मना कर दिया और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई जिस वजह से मेरे फादर ने ये प्लान किया कि वो योरिची को 10 साल की उम्र में टेंपल भेज देंगे। हम चाहे भाई थे पर हमारे रूम्स, कपड़े, एजुकेशन और फूड सब कुछ अलग था और इसी वजह से योरिची कभी भी मेरी माँ की लेफ्ट साइड से नहीं हटता था। जब भी मैंने उसे देखा तब वो माँ को लेफ्ट साइड से हग करता था और मुझे हमेशा योरिची पर दया आती थी। मैं हमेशा फादर से छुपकर योरिची से मिलने जाता था और क्योंकि मैं उसे अपनी कोई चीज दे नहीं सकता था तो इसलिए मैंने उसे एक फ्लूट बनाकर दी। बचपन से मैंने कभी भी योरिची को हंसते हुए नहीं देखा और उसने तो 7 साल की उम्र तक बात भी नहीं की थी जिस वजह से लोगों को लगता था कि शायद वो बहरा है। पर जब मैं गार्डन में स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि वो तो बिल्कुल अलग है क्योंकि जब वो मुझे देख रहा था तब मुझे अपने शरीर के अंदर ठंडापन महसूस हो रहा था और तब उसने पहली बार मुझसे बात की और उसे मेरे सपने के बारे में पता था कि मैं कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समुराय बनना चाहता हूँ। उस टाइम तो मैं इतना ज्यादा शॉक हो गया था कि मेरे हाथ से तो मेरी स्वॉर्ड भी नीचे गिर गई। फिर अचानक
अचानक से उसने कहा कि वो भी मेरी तरह एक समुराई बनना चाहता है। और उस टाइम पहली बार वो हंसा था, जिसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा बेकार महसूस हुआ, क्योंकि एक समुराई अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर दूसरों की रक्षा करता है। पर जो बच्चा हमेशा अपनी माँ के साथ चिपका रहता है वो कभी भी एक समुराई नहीं बन सकता। पर उसके बाद यूरिची हमेशा मुझे प्रैक्टिस करते हुए देखने आने लगा, और जो बंदा मुझे तलवारबाजी सिखा रहा था तो यूरिची ने उसे भी तलवारबाजी सिखाने के लिए कहा, जिस वजह से मेरे टीचर ने उसे एक बांस की तलवार दी और उसे स्वॉर्ड के बेसिक्स चांस सिखाए। और उसके बाद मेरे टीचर ने यूरिची को उन पर हमला करने के लिए कहा, और यूरिची ने बड़ी आसानी से ही उन्हें हरा दिया। मैं आज तक कभी भी उन पर एक बार भी हमला नहीं कर पाया था, और यूरिची ने उन्हें 4 ही स्ट्राइक्स में हरा दिया, जिस वजह से उनके शरीर पर काफी जगह पर चोटें आई। और ये देखकर यूरिची को बहुत बुरा लगा, और उसके बाद से उसने कभी भी समुराई बनने की बात नहीं की। पर मैं ये जानना चाहता था कि यूरिची की इस पावर का क्या राज है, जिस वजह से मैंने उससे बात करने की कोशिश की। और तब मुझे पता चला कि यूरिची ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देख सकता है। मुझे इस टाइम तो ये सब कुछ समझ नहीं आया, पर मुझे इतना पता लग गया था कि यूरिची लिविंग क्रिएचर्स की बॉडी के अंदर झांक सकता है। यूरिची अपने माँ की तरह ही इस स्पेशल विजन के साथ पैदा हुआ था, और ऊपर से साथ ही साथ उसके अंदर फिजिकल कैपेबिलिटीज भी थी। वो बच्चा जिस पे मुझे तरस आता था, तब उस टाइम मुझे उसे देखकर ये एहसास हो गया कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। पर वो तो स्वॉर्ड की जगह खेलने की बातें कर रहा था। मैं अपनी जिंदगी को तलवार के प्रति समर्पित करना चाहता था, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की और बहुत ज्यादा दर्द भी सहा, क्योंकि मैं जानता था कि मैं हार्डवर्क करके स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। पर एक प्रोडिजी के सामने मेरी मेहनत कुछ भी नहीं थी। ये बहुत ज्यादा अच्छा होता ना कि जिसे इस टैलेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है वो टैलेंट उसे ही मिलता। पर यूरिची को तो तलवारबाजी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसके पास इस चीज का टैलेंट था, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि यूरिची के लिए तो तलवारबाजी एक बच्चों का खेल था। तो यूरिची के फादर को जैसे यूरिची के टैलेंट के बारे में पता चलता है, वैसे ही यूरिची और कोकोशिबो की जगह बदल जाती है, और अब यूरिची की जगह कोकोशिबो को टेंपल में भेजा जा रहा होता है। तो थोड़े टाइम बाद यूरिची अपने भाई को बताता है कि उनकी माँ मर चुकी है, और हम देखते हैं यूरिची टेंपल में जाने के लिए तैयार होता है, और साथ ही अपने भाई की दी हुई फ्लूट भी ले जा रहा होता है, जिससे कि वो ये महसूस कर सके कि वो अपने भाई के करीब है। यूरिची को जो मैंने फ्लूट दी थी वो बस एक कचरा थी, पर फिर भी उसने उसे एक ट्रेजर की तरह छुपा कर रखा था, और वो बहुत ज्यादा खुश था। और यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तब यूरिची बिना कुछ लिए वहाँ से चला गया, और मुझे अपनी मदर की डायरी पढ़ के पता चला कि यूरिची को एहसास हो गया था कि वो मेरी जगह सक्सेसर बनने वाला है, जिस वजह से उसने घर छोड़ने का डिसाइड किया। और तब मुझे ये भी पता चला कि हमारी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी, और उन्हें अपनी लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता था, जिस वजह से मुझे एहसास हुआ कि यूरिची माँ के लेफ्ट साइड पर इसलिए रहता था ताकि वो हमेशा उन्हें सपोर्ट कर सके। उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और मुझे यूरिची से नफरत हो गई, और मैंने दुआ की कि वो मर जाए। तो यूरिची के फादर ने उसे टेंपल से लाने की कोशिश की, पर यूरिची कहीं गायब हो गया, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। तब कोकोशिबो को ये सुन के काफी अच्छा लगा कि उसकी विश पूरी हो चुकी है, और उसके बाद 10 साल तक उसने अपने बच्चे और बीवी के साथ अपनी जिंदगी आराम से बिताई। पर एक दिन उसके और उसके साथियों पर एक डीमन ने हमला कर दिया, जिसे यूरिची ने आकर मार डाला, और वो दोनों फिर से आमने सामने आ गए। यूरिची ने उस दिन मुझे डीमन से बचा लिया, और मैंने देखा कि उसकी स्वॉर्ड स्किल भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि उसने उस चीज को हराया था जिसे ह्यूमंस हरा ही नहीं सकते। जैसे ही मैंने यूरिची को देखा, वैसे ही मेरे शांति भरे दिन खत्म हो गए, और मेरी जेलसी और नफरत मेरे दिल के अंदर दोबारा से पैदा हो गई। तो यूरिची ने वहाँ पर लेट आने के लिए मुझसे माफी मांगी, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि अब यूरिची बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, और एक ऐसा पर्सन बन चुका था जिसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं था। मैंने उसके अंदर वो ताकत और स्किल देखी जो मैं हमेशा से हासिल करना चाहता था, जिस वजह से मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और यूरिची की तरह डीमन स्लेयर के पाथ पर चल पड़ा। तब मैंने देखा यूरिची ने बहुत से लोगों को अपनी स्वॉर्ड टेक्निक और ब्रीथिंग स्टाइल के बारे में बताया था, पर कोई भी उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाया। यूरिची ने हर एक पर्सन की स्ट्रेंथ पर काम किया, और उन्हें सिखाया कि कैसे वो अपनी ब्रीथिंग स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिस वजह से सन ब्रीथिंग की बहुत सी फॉर्म्स बनी, और डीमन स्लेयर्स की पावर इंक्रीज होती गई। थोड़े टाइम बाद मेरी बॉडी के ऊपर भी
यूरिची जैसा मार्क आ गया। पर आखिर में मैं कभी भी अच्छे से सन ब्रीथिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाया, जिस वजह से मैंने उसी सन ब्रीथिंग से डिराइव मून ब्रीथिंग का इस्तेमाल किया। मुझे लगा कि अगर मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा तो मैं यूरिची तक पहुंच जाऊंगा, पर फिर उसके बाद वो लोग मरने लगे जिनके ऊपर मार्क आया था, जिस वजह से मुझे समझ में आ गया कि अब वो गोल्डन एज खत्म होने वाली है और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, जिस वजह से मैं आगे ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। पर तब मुझे वो डीमन मिला जिससे मुझे अपनी टेक्निक को परफेक्ट करने के लिए डीमन बनने का ऑफर दिया। जो पाथ हमेशा से मैं दिल से चुनना चाहता था वो अचानक से मेरे सामने आ गया था, जिस वजह से मुझे लगा कि मैं अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो जाऊंगा। पर यूरिची फिर से मेरे सामने आ गया और उसने मुझे दिखाया कि अभी भी वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, और उसके बाद वो मर गया। वो डीमन भी उसे नहीं हरा पाया और ना ही कोई ऐसा पर्सन था जो यूरिची को चोट पहुंचा पाया, जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा बेकार महसूस हुआ और मुझे यूरिची से नफरत हो गई। तब मैंने यूरिची को बीच में से काट दिया और मैंने देखा कि उसने अभी भी उस फ्लूट को संभाल के रखा है जो कि मैंने उसे बचपन में तोहफे के तौर पर दी थी, जिस वजह से मैं इमोशनल हो गया। पर फिर भी मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ और मैं अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जलता रहा। इतने साल गुजर जाने के बाद मुझे अपनी फैमिली में से किसी का चेहरा याद नहीं है, पर यूरिची का चेहरा ऐसा है जिसे मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसा है जैसे कि इस दुनिया के अंदर सूरज। जो भी ह्यूमंस यूरिची के साथ थे वो उस तक पहुंचना चाहते थे, पर वो कभी भी वहां तक पहुंच ही नहीं पाए और उन्हें तब तक दर्द मिलता रहा जब तक वो पूरी तरह से तबाह नहीं हो गए। मैं सच में कुछ हासिल नहीं कर पाया। मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा और अपनी ह्यूमैनिटी को भी। मैंने अपने वंशज को भी बिना सोचे काट दिया और अपनी समुराई की जिंदगी को भी छोड़ दिया, पर फिर भी मैं कुछ हासिल नहीं कर पाया। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जो भी कोई अपनी क्राफ्ट का मालिक होता है वो हमेशा सेम जगह पर जाता है, पर मैं कभी भी वहां पर नहीं पहुंच पाया। मैं कभी भी उस दुनिया को नहीं देख पाया जो तुम देख सकते थे। वो सारे स्वॉर्ड्समैन जिन्हें सन ब्रीथिंग आती थी उसे मैंने और उस डीमन ने मिलकर मार डाला, पर फिर भी क्यों तुम्हारी सन ब्रीथिंग अभी भी जिंदा है? आखिरकार क्यों मैं कुछ भी पीछे नहीं छोड़ पाया? क्यों मुझे कोई नहीं जानता है? आखिरकार क्यों मैं इतना डिफरेंट हूँ? आखिरकार क्यों मैं पैदा हुआ? मुझे बताओ यूरिची। तब हम देखते हैं कोकोशिबा पूरी तरह से तबाह हो जाता है और उसके पास यूरिची की कटी हुई फ्लूट भी होती है, पर यहाँ सनामी अभी भी हमला करने से रुक ही नहीं रहा होता क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो चुका होता है, जिस वजह से गियोमे आके उसे पकड़ लेता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। तब गियोमे गैन्या के पास चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं गैन्या इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी जिंदा होता है और वो गियोमे को मियोचिरो को बचाने के लिए कहता है। तब गियोमे सनामी को उठाकर गैन्या के पास ले आता है और गैन्या यह देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। तब गियोमे मियोचिरो के पास चला जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर कपड़ा डाल के उसे और गैन्या को अपने दिल से शुक्रिया अदा कहता है और ये वादा करता है कि वो लोग मिलकर मुजान को जरूर हराएंगे। तब मियोचिरो अपने ट्विन ब्रदर के पास पहुंच जाता है जो कि उसे वापस जाने के लिए कह रहा होता है, जिस वजह से मियोचिरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब उसका भाई उसे बताता है कि उसे वहाँ पर नहीं मरना चाहिए था, बल्कि उसे तो वहाँ से चले जाना चाहिए था, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि आखिरकार वो पैदा क्यों हुआ था। भाई मुझे पता है कि मैं क्यों पैदा हुआ था। मैं खुश होने के लिए पैदा हुआ था। ये आपके लिए भी तो सेम था ना कि आपको जिंदगी में कभी खुशी महसूस नहीं हुई? मैं बहुत ज्यादा खुश था जब हम चारों फैमिली की तरह खुश रहते थे, पर जब से मैं अकेला हुआ तब से मैंने बस दर्द और दुख ही झेला। पर उसके बाद मैंने दोस्त बनाए जिनके साथ मैंने बहुत सारी मेमोरीज बनाई और मैं फिर से बहुत खुश हो गया। मैं वहाँ से इसलिए नहीं भागा क्योंकि मैं अपने दोस्तों को बचाना चाहता था और इस बात का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, तो इसलिए मेरी मौत को पॉइंटलेस कहना बंद करो। अगर कोई और ऐसा कहता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, पर आप ऐसा बिल्कुल ना कहिए। तब मियोचिरो का भाई उससे माफी मांगने लगता है और उसके गले लग के उसे बताता है कि वो तो बस उसे मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। तब यहाँ सनामी को होश आ जाता है और वो देखता है कि गैन्या की बॉडी डीमन की तरह गायब हो रही है, जिस वजह से वो उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। मुझे माफ कर देना गैन्या कि मैंने उस टाइम तुम्हें बर्डन कहा था और तुम मेरे लिए कभी भी बर्डन नहीं थे, तो इसलिए मुझसे पहले मत मरो। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया भाई। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें नहीं बचाया है। आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से मैं आपको बचाना चाहता था। हम दोनों बिल्कुल सेम फील करते हैं क्योंकि हम लोग भाई हैं। आपके पास बहुत ज्यादा डरावनी मेमोरीज हैं, तो इसलिए मैं चाहता था कि आप खुश रहें और ना मरें, क्योंकि मेरा भाई इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट पर्सन है। तब सनामी ऊपर वाले से गैन्या को ना ले जाने की दुआ करने लगता है, पर हम देखते हैं गैन्या पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिससे कि सनामी टूट जाता है और जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। तब गियोमे उसे समझाता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उन्हें मुजान को भी हराना है
है, जिस वजह से उसे दोबारा से उठना होगा। तब यहाँ क्रो सभी को कोकोशिबो के हारने की न्यूज दे देता है और उन्हें यह भी बताता है कि गेन्या और म्यूचिरो मर चुके हैं, जिसे सुनकर ताजिरो इमोशनल हो जाता है। सभी लोग मर रहे हैं पर मुझे फिर भी हार नहीं माननी है और अंत तक लड़ना है। मैं कुछ भी इनहेरिट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि जब मुझे रेंगुकू के भाई का लेटर मिला था तब मुझे पता चला कि समृद्धि की 13 फॉर्म्स है, पर मैं बस 12 फॉर्म्स को जानता था। पर मैं फिर भी नहीं रुकने वाला, क्योंकि मैं मुजान को हरा कर रहूंगा। तब यहाँ किरिया को एहसास हो जाता है कि तमाओ मुजान को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी, जिस वजह से मुजान दोबारा से रिकवर हो जाएगा। तब किरिया की बहन उसे बताती है कि बहुत सारे डीमन स्लेयर मुजान की लोकेशन तक पहुंच चुके हैं, जिस वजह से किरिया सबको ये ऑर्डर देने के लिए कहता है कि कोई भी बिना हाशिरा के मुजान के करीब नहीं जाएगा। तब हम यहाँ देखते हैं बहुत सारे डीमन स्लेयर्स ने मुजान के कुकून को घेर लिया होता है, पर वो उस तक पहुँच नहीं पा रहे होते हैं। तब एक रो उन्हें कि हाशिरास के आने तक वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं, पर वो लोग रुकने के लिए तैयार नहीं होते। तब अचानक से मुजान कुकून से बाहर आ जाता है और पल भर में ही वहाँ पर मौजूद सभी डीमन स्लेयर्स को काट देता है। तब यहाँ किरिया अभी भी उन लोगों को रुकने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसे ही उसकी तरफ बढ़ेंगे तो मुजान उन्हें मारकर कंज्यूम कर लेगा और बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। तब यहाँ क्रो अभी भी सभी को वापिस जाने के लिए कह रहा होता है और मुजान उस क्रो का गला काट देता है। वो सभी लोग मर चुके हैं। जब आप 1000 सालों तक जी लेते हैं तब आपको डिलीशियस फूड खाने की आदत नहीं रहती, पर अब जब मैं इतना ज्यादा भूखा हूँ तब मुझे हर चीज बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है। योशिकी ही मेरे लिए ये एक सारा खाना लाया है, तो इसलिए मुझे उसे शुक्रिया अदा तो जरूर कहना होगा। पर लगता है उबुशाकी के बेटे या फिर बेटी ने उसकी जगह ले ली है। मुझे नहीं पता कि ये ऑर्डर्स कौन दे रहा है, पर मानना पड़ेगा कि ये लोग काफी कमाल के हैं। शायद अगर ये मेरे सामने भीख मांगे तो मैं इन्हें डीमंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बहुत से साथियों को खो दिया है। तो तमाओ, लगता है तुम्हारी डीमन से ह्यूमन में कन्वर्ट करने वाली दवाई काम नहीं कर रही। चिंता मत करो मुजान, आज वही दिन है जिस दिन तुम हेल जाने वाले हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा ही कहा था, पर ऐसा आज तक हो ही नहीं सका। मुजान, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को वापस दे दो। तो फिर ठीक है, मरो और अपनी फैमिली के पास चले जाओ। तब मुजान तमाओ के सिर को फाड़ देता है और योशिरो को इस बात का एहसास हो जाता है, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। तब यहाँ मुजान डीमन स्लेयर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और किरिया भी सभी को पीछे हटने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि कोई भी हाशिरा अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचा होता। सभी डीमन स्लेयर्स मर रहे हैं, जिसका मतलब मुजान बहुत जल्द रिकवर कर जाएगा और तमाओ का बलिदान वेस्ट चला जाएगा। बहुत हो गया, इनमें से कोई भी मेरे काम का नहीं है, तो इसलिए आज रात मैं उन सभी डीमन स्लेयर्स को खत्म कर दूंगा। तो गाइज अब ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है और हमने देखा कि मुजान अब अपने कुकून से बाहर आ चुका है और हाशिरास का भी अपर मूस के साथ लड़ने की वजह से काफी बुरा हाल हो चुका है। तो क्या वो इतनी बुरी हालत के अंदर मुजान का सामना कर पाएंगे और उसके ताकतवर होने से पहले उस तक पहुंच पाएंगे? इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, जिसकी वीडियोस को हम ना थोड़े टाइम बाद डालना स्टार्ट करेंगे। बाकी तब तक के लिए आप लोग हमारी वायरल हिट की वीडियोस को देख सकते हो और थोड़े टाइम के अंदर हम लुकिज्म की वीडियोस को भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका लिंक भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो।